नमस्कार बच्चों, विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हाई स्कूल में विज्ञान विषय में 15वें अध्याय हमारा पर्यावरण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इस पाठ में हम जानेंगे कि पर्यावरण होता क्या है, ये किन किन तत्वों से मिलकर बना है, ये हम पर कैसे प्रभाव डालता है और हम इस पर कैसे प्रभाव डालते हैं। इन सब विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस पाठ को अध्ययन करने के लिए हमने इसे 5 मुख्य बिंदुओं में बांटा है। सबसे पहला बिंदु है भूमिका, जिसमें हम जानेंगे कि पर्यावरण होता क्या है। अगला बिंदु है अपशिष्टों का पर्यावरण पर प्रभाव। इसमें हम ये भी जानेंगे कि अपशिष्ट होते क्या हैं और कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। अगला बिंदु है पारितंत्र एवं उसके संघटक। उसके अगले बिंदु में हम आहार श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में जानेंगे। अगले बिंदु में हम मानव क्रियाकलापों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण शब्द जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर से और आवरण का मतलब ढके हुए। वह जो हमें चारों ओर से ढके हुए है, घेरे हुए है, वही हमारा पर्यावरण है। अब चाहे उसमें सजीव वस्तुएं हों, चाहे निर्जीव वस्तुएं हों, और इन सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बीच की अंतरक्रिया ये सब मिलकर के पर्यावरण बनाते हैं। जैसे अगर हम एक घर की बात करें तो उस घर को बनाने वाली दीवारें, उसकी छत, उसमें रहने वाले सदस्य, उसमें रहने वाले छोटे मोटे जीव जंतु, कुर्सी, टेबल, मेज, फ्रिज, टीवी आदि, ये सब मिलकर और इनके आपसी अंतरक्रिया उस घर का पर्यावरण बनाती है। पर्यावरण एक छोटी सी इकाई से लेकर के जैव मंडल जितना बड़ा हो सकता है। इसकी परिभाषा को यदि हम जानें तो हम जानेंगे कि ये हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक, अजैविक तत्वों, तथ्यों, घटनाओं, प्रक्रियाओं का मिला जुला समुच्चय है या मिलीजुली इकाई है। आइए आगे बढ़ते हैं अपशिष्टों का पर्यावरण पर प्रभाव। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये अपशिष्ट होते क्या हैं। हम जानते हैं कि हमारी दैनिक गतिविधि में हम बहुत से क्रियाकलाप करते हैं जिनके कारण कुछ ऐसे उत्पाद बनते हैं जो इस्तेमाल योग्य नहीं होते या वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन सभी को हम अपशिष्ट कहेंगे। सुबह उठकर मल मूत्र त्यागने से लेकर के बर्तन धोना, कपड़े धोना, नहाना और कागज़ों को इस्तेमाल करके फेंकना, अखबार, गत्ते इत्यादि, ये सभी चीज़ें हमारे दैनिक अपशिष्ट बनाते हैं। अब ये जो अपशिष्ट हैं ये हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, इसलिए इनका अपघटन होना आवश्यक है। लेकिन इनका अपघटन होगा कैसे? इनका अपघटन सूक्ष्मजीव द्वारा होता है। हमने देखा कि अपशिष्टों का अपघटन के बारे में जानने से पहले हम देखेंगे कि इससे पूर्व के पाठ में जब हमने जैव प्रक्रम पाठ पढ़ा था उसमें हमने पाचन के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि कैसे पाचन में भोजन के भिन्न भिन्न तत्वों का पाचन भिन्न भिन्न एंजाइमों द्वारा होता है। यानी किसी सभी तत्वों का पाचन कोई एक एंजाइम नहीं कर पाती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने के लिए अमाइलेज एंजाइम होती है, प्रोटीन का पाचन करने के लिए पेप्सिन और ट्रिप्सिन होती है, वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होती है। उसी तरह भिन्न भिन्न एंजाइम भिन्न भिन्न भोजन के तत्वों का पाचन करती हैं। ये सूक्ष्म जीव भी अपशिष्टों का अपघटन इसी के आधार पर करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाले जितने भी उत्पाद होते हैं उनसे बचने वाले जो अपशिष्ट होते हैं, यदि उन सबको हम एक गड्ढे में दफन कर दें, दबा दें, तो हम पाएंगे कि कुछ दिन बाद कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो धीरे धीरे अपघटित होने लगते हैं या गायब होने लगते हैं और धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाते हैं। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कांच हो गया, प्लास्टिक की बोतलें या खिलौने हो गए, धातुएं हो गई, ये वैसी की वैसी ही बनी रहती हैं। तो ये जो पदार्थ वैसे ही बने रहते हैं, ये पदार्थ जो है अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। ये जो अपशिष्ट होते हैं इनका वर्गीकरण हम देखते हैं, ये जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय 2 प्रकार के हो सकते हैं। वे पदार्थ जो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वो जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। इसमें सब्जियों के छिलके, लकड़ी, कागज़ आदि का सामान हो गया, ये सभी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। अजैव निम्नीकरणीय में वो पदार्थ आएंगे जिनका अपघटन जैव प्रक्रम के द्वारा नहीं हो सकता है। ये पदार्थ पर्यावरण में अक्रिय रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, लंबे समय तक बने रहते हैं और पर्यावरण के अन्य सदस्यों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। ये सारे पदार्थ अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे पारितंत्र और इसके संघटकों के बारे में। पर्यावरण और पारितंत्र जो हैं ये मिलते जुलते शब्द हैं। जैसे पर्यावरण जैव और निर्जीव सभी तरह की वस्तुओं को मिलाकर बनता है और उनके बीच की अंतरक्रिया का परिणाम होता है, वैसे ही पारितंत्र भी एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी सजीव और निर्जीव, यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव आदि हो गए। इसके अलावा जो निर्जीव या अजैव पदार्थ हैं जैसे तापमान, जल,
खनिज, आर्द्रता, ये सभी तत्व मिलकर के वहाँ का पारितंत्र बनाते हैं। और केवल ये तत्व नहीं, इनके बीच में होने वाली अंतरक्रिया भी पारितंत्र का ही भाग होती है। पारितंत्र के घटकों के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि हमने देखा इसकी परिभाषा में कि दो मुख्य प्रकार के घटक होते हैं इसके, जैव घटक और अजैव घटक। जैव घटक कौन कौन से होते हैं? जितने भी सजीव हैं, जैसे मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, सूक्ष्मजीव हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ये सभी जैव घटक कहलाते हैं पारितंत्र के। और अजैव घटक कौन से हैं? तापमान, आर्द्रता, जल, खनिज, मृदा, ये सब मिलकर अजैव घटक बनाते हैं पारितंत्र के। पारितंत्र के प्रकार हम देखेंगे। पारितंत्र दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक या कृत्रिम या मानव निर्मित कह सकते हैं। प्राकृतिक जो प्रकृति में मूल अवस्था में मौजूद है वो प्राकृतिक पर्यावरण कहलाएगा, प्राकृतिक पारितंत्र कहलाएगा। प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण ले सकते हैं एक तालाब, वन और मरुस्थल। मान लीजिए एक तालाब की परिकल्पना कीजिए। तालाब में जल है, मिट्टी है, दलदल है और उसमें रहने वाले कीड़े मकोड़े, सूक्ष्म जीव, मछलियाँ, अन्य जीव जंतु, ये सभी मिलकर और इनकी आपस की अंतरक्रिया उस तालाब का पारितंत्र बनाएंगे। उसी तरह मरुस्थल की अगर हम बात करें तो मरुस्थल में पाए जाने वाले जो जानवर हैं, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की हवा, ये सब आपस में मिलकर और वहाँ के पेड़ पौधे, ये मरुस्थल का पारितंत्र बनाएंगे। उसी तरह जंगल में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर, कीड़े मकोड़े, सूक्ष्म जीव और वहाँ की हवा, तापमान, मृदा, ये सब मिलकर वन का पारितंत्र बना देंगे। कृत्रिम पारितंत्र की बात करें तो कृत्रिम पारितंत्र मनुष्य द्वारा निर्मित होता है। जैसे एक उद्यान या बगीचा हो गया या फिर कोई खेत हो गया, तो ये कृत्रिम पारितंत्र बनाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैव घटकों के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे कि जैव घटक कितने प्रकार के होते हैं। हमें जान लिया पेड़ पौधे, मनुष्य, सूक्ष्म जीव, तो इनको जीवन निर्वाह के आधार पर हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आता है उत्पादक। उत्पादक यानी भोजन का मूल रूप में उत्पादन करने वाले, वो होते हैं पेड़ पौधे जो कि स्वपोषी होते हैं। ये मुख्य रूप से सूर्य की जो सौर ऊर्जा होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके उपभोक्ताओं के ग्रहण करने योग्य बनाते हैं। हम सभी देखा जाए तो प्रत्यक्ष या परोक्ष से सूर्य की ऊर्जा पर ही निर्भर करते हैं। अब ये सूर्य की ऊर्जा का लेकिन हम सीधे उपभोग नहीं कर सकते। हम चाहें कि हम सूर्य की ऊर्जा का सीधे उपभोग कर लें तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। केवल पौधे ही वो जीव होते हैं जो इस सूर्य की ऊर्जा को हमारे लिए उपलब्ध करा सकते हैं। तो उत्पादक में पेड़ पौधे आ गए। अब आते उपभोक्ता। उपभोक्ता वे जीव होते हैं जो उत्पादकों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ग्रहण करते हैं। तो इसमें प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, इसको 3 चरणों में हम बांट सकते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में वे जीव आते हैं जो उत्पादकों को प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते हैं। इसमें सभी शाकाहारी जीव आ जाएंगे। द्वितीयक उपभोक्ता में वे उपभोक्ता आएंगे जो कि प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसमें मांसाहारी जीव आ जाएंगे। तृतीयक उपभोक्ता में वे जीव आएंगे जो द्वितीयक उपभोक्ता को भोजन के रूप में ग्रहण कर लेंगे। तो इसमें शीर्ष मांसाहारी आ जाएंगे, यानी मांसाहारियों को भी ग्रहण करने वाले मांसाहारी, वे जीव तृतीयक उपभोक्ता में आएंगे। तीसरे नंबर पे आते हैं अपमार्जक। अपमार्जक जिन्हें हम अपघटक भी कह सकते हैं, ये मुख्यतः सूक्ष्म जीव और कवक ही होते हैं जो इन सभी जीव यानी पेड़ पौधे और उपभोक्ता जितने हैं इन सब को अपमार्जन करते हैं, सबका अपघटन करके इन्हें मिट्टी में वापस पहुंचा देते हैं। यानी जो हम सब जब जीव जंतु जो हैं ये जटिल कार्बनिक अणुओं से बने हुए हैं, तो ये अपमार्जक जो होते हैं ये जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में परिवर्तित करके मिट्टी में वापस पहुंचा देते हैं और मिट्टी द्वारा ये पुनः पौधों द्वारा उपयोग में ले आए जाते हैं। अब हम आहार श्रृंखला के बारे में जानेंगे। हमने देखा कि सभी जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर किसी प्रकार से निर्भर हैं, पौधों को छोड़कर। तो ये जो सभी जीवों का अलग अलग स्तर पर एक दूसरे पर निर्भरता है, ये एक श्रेणी या श्रृंखला के रूप में पाई जाती है जिसे हम आहार श्रृंखला कह सकते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो विभिन्न जैविक स्तर पर भाग लेने वाले सभी जीवों की जो श्रृंखला है वही आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला कहलाती है। ये एक छोटा सा उदाहरण दे रखा है खाद्य श्रृंखला का। हम एक घास के मैदान में खाद्य श्रृंखला देख सकते हैं कि ये पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधों को ग्रहण करने वाले प्राथमिक उपभोक्ता हैं, यानी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। ये द्वितीयक उपभोक्ता में मेढक है जो कि कीड़े मकोड़े खा रहा है। क्योंकि ये प्राथमिक उपभोक्ता को ग्रहण कर रहा है इसलिए ये द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। इस मेढक को खाने वाला
सांप जो है ये तृतीयक उपभोक्ता, क्योंकि ये द्वितीयक उपभोक्ता को खा रहा है। और उच्च उपभोक्ता कौन हुआ? जो कि तृतीयक उपभोक्ता को ग्रहण कर रहा है भोजन के रूप में, वो हमारा उच्च उपभोक्ता हो गया। तो इस श्रृंखला में हमने एक सामान्य आहार श्रृंखला के बारे में देखा। अब आगे हम और देखेंगे आहार श्रृंखलाओं के बारे में। यहाँ पे आप 3 अलग अलग प्रकार की आहार श्रृंखलाओं को देख सकते हैं। सबसे पहले ये उदाहरण है वन में आहार श्रृंखला का। जंगल में पेड़ पौधे जो हैं ये प्राथमिक उत्पादक हो गए। इनको ग्रहण करने वाला जो हिरण है ये प्रथम उपभोक्ता हो गया, यानी प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। इस हिरण को खाने वाला जो शेर है ये द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएगा। ये छोटी सी आहार श्रृंखला है। अगर हम घास के मैदान की बात करें तो घास के मैदान में पौधों को खाने वाले कीड़े मकोड़े, टिड्डे आदि हो गए। इनको खाने वाला मेढक जो है ये द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएगा, क्योंकि ये पेड़ पौधे हैं, ये हमारे उत्पादक हो गए। इनको खाने वाले कीड़े मकोड़े प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। मेढक जो है हमारा द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। सांप हमारा तृतीयक उपभोक्ता हो गया और उसको खाने वाली चील या बाज जो है वो उच्च उपभोक्ता कहलाएगी। इसी तरह हम तालाब का भी उदाहरण ले सकते हैं। तालाब में छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं या प्लवक पाए जाते हैं जिन्हें खाने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं। उन कीड़े मकोड़ों को खाने वाली मछली और उस मछली को खाने वाला बगुला या सारस, या फिर हम कह सकते हैं कि एक छोटी मछली को बड़ी मछली भी खा लेती है। ये भी एक प्रकार की आहार श्रृंखला हो गई। तो ये 3 उदाहरण द्वारा हमने आहार श्रृंखला को समझा। अब इस आहार श्रृंखला के जो हर एक चरण होता है, हर एक श्रेणी जो होती है वो एक पोषी स्तर का निर्माण करती है। हम पोषी स्तर के बारे में देखेंगे। जैसे उत्पादक जो होते हैं ये हमारा सबसे पहला पोषी स्तर बनाते हैं। सबसे पोषी स्तर में सबसे नीचे आते हैं प्राथमिक उत्पादक। इनको ग्रहण करने वाले प्राथमिक उपभोक्ता इसके ऊपर का पोषी स्तर बनाते हैं। उसके ऊपर द्वितीयक उपभोक्ता और सबसे ऊपर तृतीयक उपभोक्ता आते हैं। अगर हम उदाहरण के रूप में लें तो देखेंगे प्राथमिक उत्पादक हमेशा हमारे पेड़ पौधे पादपी होते हैं या शैवाल हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन यही बना रहे हैं। द्वितीयक उपभोक्ता में शाकाहारी जीव आ जाएंगे, जंतु प्लवक आदि आ जाएंगे, हम कह सकते हैं, जो कि पौधों को ग्रहण कर रहे हैं। तृतीय पोषक स्तर में हमारे द्वितीयक उपभोक्ता आ जाएंगे, जो पक्षी मछलियाँ आदि हो गई। इसके बाद उनको ग्रहण करने वाला मनुष्य या शेर, जो हमेशा आहार श्रृंखलाओं में सबसे अंत में रहता है और पोषी स्तर में सबसे ऊपर रहता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। इस पोषी स्तर को हम एक पिरामिड के रूप में भी दर्शा सकते हैं। पिरामिड में हम देखेंगे उत्पादक सबसे नीचे हैं। उत्पादकों की मात्रा किसी भी पोषी स्तर में सबसे अधिक होती है। जैसे अगर आप एक जंगल की भी बात करें तो एक जंगल में सबसे अधिक मात्रा पेड़ पौधों की होती है। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता यानी हिरण की मात्रा हम देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, यानी ये जैसे जैसे हम पोषी स्तर में ऊपर बढ़ते हैं जंतुओं की संख्या जो है वो घटती चली जाती है। लेकिन पोषी स्तर का हर एक चरण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। पोषी स्तर में किसी भी एक चरण में संख्या में परिवर्तन आने का पूरी ही पारिस्थितिकी पे प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए घास के मैदान से अगर आप घास हटा लें या फिर पेड़ पौधों को हटा लें तो क्या होगा? हिरन को भोजन मिलेगा नहीं, हिरन सारे नष्ट हो जाएंगे। और अगर हिरन नष्ट हो गए तो उनको खाने वाला शेर भी जिंदा नहीं बचेगा। यानी एक स्तर के हट जाने से अन्य पोषी स्तरों पर भी प्रभाव पड़ता है। उसी तरह अगर एक घास के मैदान से या एक जंगल से हम हिरनों को हटा दें तो क्या होगा? ऐसे में पेड़ पौधों की मात्रा, घास की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाएगी, शेर को भोजन नहीं मिलेगा, वो भी मर जाएगा। और अगर हम पोषी स्तर से शेर को ही हटा दें तो क्या होगा? तो ऐसे में जो हिरन होंगे उनकी संख्या बढ़ती जाएगी और वो सभी पेड़ पौधों को खा डालेंगे। ऐसे में भी पारिस्थितिकी में परिवर्तन आ जाएगा। इसीलिए इस पोषी स्तर का हर चरण अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है और इनके बीच में संतुलन बना रहना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर भी एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दिया गया है जिसको हम पिरामिड द्वारा दर्शा रहे हैं। ये सबसे पहले उत्पादक हो गए घास के मैदान में, उनको भोजन को ग्रहण करने वाला खरगोश हो गया, खरगोश को खाने वाला सांप और सांप को खाने वाली चील। ये आपस में भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये हमारे उत्पादक हो गए, ये प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता और उच्च या तृतीयक उपभोक्ता। अब आगे हम बढ़ेंगे, देखेंगे ऊर्जा का एकदिशिक प्रवाह। हमने देखा कि कैसे पौधे जो होते हैं सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके आगे पोषक स्तरों पर बढ़ाते रहते हैं। यानी जब प्राथमिक उपभोक्ता पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है तो वो उससे ऊर्जा ले लेता है और फिर उसको ग्रहण करने वाला जो द्वितीयक उपभोक्ता है ऊर्जा उसमें प्रवाहित होती जाती है। लेकिन ये जो ऊर्जा का प्रवाह है ये एक दिशिक है, यानी एक चक्र के रूप में नहीं है।
यानी एक बार पौधों ने सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया तो वापस वो सौर ऊर्जा में उसे परिवर्तित नहीं कर सकती। उसी तरह पौधों द्वारा एक बार भोजन ग्रहण करने के बाद जब प्राथमिक उपभोक्ता तक ये ऊर्जा पहुंच गई तो वापस ये पौधों को वो ऊर्जा लौटा नहीं सकता। यानी ऊर्जा का जो ये प्रवाह है ये एक दिशा में होता है। इस पिरामिड के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। हम देख रहे हैं सूर्य की सौर ऊर्जा जो है ये यहाँ पे पौधों को प्राप्त हो रही है। पौधों से प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और आगे जाके तृतीयक और शीर्ष उपभोक्ता तक जा रही है। लेकिन क्या जो जितनी ऊर्जा सूर्य से पौधों को प्राप्त होती है क्या वो पूरी ऊर्जा का स्थानांतरण अगले स्तर तक कर देता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। सूर्य से प्राप्त होने वाली जितनी भी ऊर्जा पौधों को मिलती है उस ऊर्जा का मात्र 1% ही भोजन में परिवर्तित हो पाता है। और जब प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों को ग्रहण करते हैं तब उसमें भी अधिकतर मात्रा में ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। कुछ ऊष्मा के रूप में निकल जाती है, कुछ पाचन में, जनन में, वृद्धि में, अन्य जीवन की क्रियाओं आदि में खर्च हो जाती है। और मात्र उस 1% की भी 10% ही ऊर्जा जो होती है वो जैविक मात्रा में परिवर्तित हो पाती है। इसके बाद जब द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता को ग्रहण करता है तब उस 10% की ही 10% मात्र उसके पास जैव मात्रा के रूप में बचती है और अन्य जो 90% ऊर्जा होती है वो खर्च हो जाती है। उसी तरह द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता तक पहुंचने में फिर मात्र 10% ऊर्जा ही आगे जाती है। अगर हम इस पूरे की बात करें, मान लीजिए पौधों को 100 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हुई तो अगले चरण में मात्र 10 किलो कैलोरी ऊर्जा ही प्राथमिक उपभोक्ताओं को मिलेगी और द्वितीयक उपभोक्ताओं तक पहुंचते पहुंचते ये मात्र 1% रह जाएगी। तृतीयक तक पहुंचते पहुंचते 0.1% और शीर्ष तक पहुंचते पहुंचते 0.01% तक की ही ऊर्जा बचेगी। इसके बावजूद ये ऊर्जा हमारे क्रियाकलापों को चलाने के लिए काफ़ी होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। आहार जाल के बारे में हम जानेंगे। हमने देखा आहार श्रृंखलाओं में कि कैसे जीव एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, पर हम ये भी जानते हैं कि मुख्य रूप से हम पौधों पर ही भोजन के लिए निर्भर हैं और पौधों को खाने वाला कोई एक जीव तो होता नहीं है। इवन उनको खाने वाले जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं उनको भी ग्रहण करने वाले द्वितीयक उपभोक्ता अलग अलग हो सकते हैं। यानी एक प्रकार के प्राथमिक उपभोक्ता को कई प्रकार के द्वितीयक उपभोक्ता खा सकते हैं और उन द्वितीयक उपभोक्ताओं को अन्य जीव खा सकते हैं। जैसे पेड़ पौधों को खाने वाले कीड़े मकोड़े हैं, उन कीड़े मकोड़ों को चिड़िया भी खा सकती है, उन्हें जो है वो मेढक भी खा सकता है, उन्हें सांप भी खा सकता है और इसके बदले में उन्हें खाने वाले भी जीव कई प्रकार के हो सकते हैं। यानी ये खाद्य श्रृंखला हमेशा एक श्रेणी में नहीं चल सकती। ये खाद्य श्रृंखलाएं शाखान्वित होती हैं और ये शाखाएं आपस में मिलजुल करके आहार जाल या खाद्य जाल बनाती हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित विभिन्न आहार श्रृंखलाएं एक दूसरे से संबद्ध होकर एक जाल रूपी संरचना का निर्माण करती हैं जिसे हम आहार जाल या खाद्य जाल कहते हैं। अब हम जैव आवर्धन के बारे में जानेंगे। जैसे जैसे अलग स्तर में हम पोषी स्तर में हम आगे बढ़ते हैं, केवल ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता है बल्कि कभी कभी कुछ हानिकारक तत्वों का भी प्रवाह हो जाता है। हमें पता है जो कृषक हैं अपनी खेती या फसल को बढ़ाने के लिए तमाम तरह के रसायनों का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े, खरपतवार और जीव जंतुओं से बचने के लिए भी वो रसायनों का प्रयोग करते हैं, जैसे कीटनाशक हो गए, पीड़कनाशक हो गए। ये जो रासायनिक तत्व होते हैं ये हानिकारक होते हैं। ये कुछ मात्रा में पौधों द्वारा अवशोषित होते हैं, अन्य मात्रा में ये मिट्टी द्वारा और जल में घुली हुई अवस्था में पहुंच जाते हैं और घूम फिरकर कहीं ना कहीं तक ये मनुष्य के अंदर संचित होते जाते हैं। तो इन हानिकारक तत्वों का आहार श्रृंखला में प्रवेश करना और इसके बाद पोषी स्तरों पर बढ़ते जाना और अंतिम चरण पर संचित हो जाना, ये सब मिलकर के जैव आवर्धन बनाता है। अब हम जानेंगे मानव क्रियाकलापों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। मानव क्रियाकलाप जो है ये तमाम तरह की समस्याएं पैदा करते हैं, चाहे वो वैश्विक उष्मीकरण हो, ओजोन अपक्षयन हो या अपशिष्ट निपटान आदि हो। लेकिन हम इस पार्ट में मात्र 2 समस्याओं पर चर्चा करेंगे। पहला है ओजोन परत अपक्षयन और दूसरा है अपशिष्ट निपटान एवं कचरा प्रबंधन। सबसे पहले हम ओजोन परत और ओजोन अपक्षयन के बारे में जानेंगे। हमें पता है कि ऑक्सीजन का एक अणु ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। उसी तरह जो ओजोन होती है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी हुई होती है।
पराब सूर्य के द्वारा आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं ये पहले ऑक्सीजन का अपघटन करती हैं और इसके बाद यही ऑक्सीजन के परमाणु जो हैं आपस में मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं। ये हम यहाँ पे अभिक्रिया द्वारा देख सकते हैं। ओजोन जो होती है ये पृथ्वी के ऊपर एक आवरण बनाती है और सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को धरती तक पहुँचने से रोकती है। क्यों? क्योंकि ये पराबैंगनी किरणें मानव पर, जीव जंतुओं पर, पेड़ पौधों पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव डालती है। ये स्किन कैंसर जैसी बीमारी भी पैदा कर सकती है। वर्ष 1980 में ओजोन की मात्रा में बहुत अधिक गिरावट आने के कारण 1986 में एक सम्मेलन किया गया जिसका जो नाम था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में ये तय किया गया कि जो ओजोन की मात्रा है उसको 1986 तक ही जो सीमित रखा जाएगा। ओजोन को बहुत से जो पदार्थ होते हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें मुख्य रूप से आते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं ये मुख्यतः फ्रिज, एसी, अग्निशमन यंत्रों आदि में उपयोग किए जाते हैं। ये ओजोन के अपक्षयन का कारण बनने वाले मुख्य पदार्थ हैं। आगे हम देखेंगे अपशिष्ट निपटान और कचरा प्रबंधन के बारे में। हमने अपशिष्टों के बारे में जाना कि अपशिष्ट क्या होते हैं। अब हम इन अपशिष्टों का हम वर्गीकरण कर सकते हैं। अपशिष्ट को संरचना के आधार पर हम 4 प्रकार के कह सकते हैं। ये ठोस हो सकते हैं जैसे कागज़, लकड़ी, धातु, प्लास्टिक आदि। इसके अलावा ये तरल हो सकते हैं। हमने देखा कि दैनिक गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले जो जलीय पदार्थ हैं और उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट ये भी तरल रूप में पाए जाते हैं। हानिकारक गैसें चिमनियों से निकलने वाली, उद्योगों से निकलने वाली और ईंधन जलाने से निकलने वाली, परिवहन में निकलने वाली जो गैसें हैं ये भी अपशिष्ट का निर्माण करती हैं। और रेडियोधर्मी इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होता है इनके अंदर इस्तेमाल होने वाले कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि रेडियोधर्मी प्रदूषण पैदा कर सकती हैं। एक चित्र द्वारा भी हम इसको देख सकते हैं। आगे हम देखेंगे, जैसे आप देख रहे हैं कि प्लास्टिक की बोतलें, ये सभी तरह का कूड़ा जब एक साथ इकट्ठा होता है ऐसे में इसको अलग अलग छांटने में बहुत समस्या आती है और मुख्यतः ये कार्य मैनुअली या लोगों द्वारा हाथ से किया जाता है। इसके निपटान के लिए सरकार ने भी नई व्यवस्था बनाई है कि गीले और सूखे कूड़े का निपटान अलग अलग किया जाना चाहिए। जैसे हरे डस्टबिन का प्रयोग जो है वो गीले कूड़े के लिए और नीले डस्टबिन का प्रयोग जो है वो सूखे कूड़े के लिए किया जाना चाहिए। फिर से हम आके देखेंगे अपशिष्ट के प्रकार के बारे में। अपशिष्ट स्रोत के आधार पर 4 प्रकार के हो सकते हैं। घरेलू अपशिष्ट, यह हमने देखा दैनिक क्रियाओं में जो गतिविधियों में जो अपशिष्ट पैदा होते हैं वो घरेलू अपशिष्ट कहलाएंगे। औद्योगिक अपशिष्ट हो सकते हैं, चिकित्सीय अपशिष्ट हो सकते हैं और कृषि अपशिष्ट हो सकते हैं। इस समय कृषि अपशिष्ट एक बहुत बड़ी समस्या बने हुए हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा हरियाणा या पंजाब की तरफ पराली जलाई जाने की जो घटनाएं होती हैं उसके कारण प्रदूषण की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है और ऊष्मीकरण भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अभी तक कृषि अपशिष्टों को निपटाने के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। कृषि अपशिष्टों को निपटाकर हम खाद बनाने के लिए भी प्रयोग में ला सकते हैं, पर इसके लिए सरकार अभी प्रयासरत है। चिकित्सीय अपशिष्ट जो होते हैं इसमें इस्तेमाल की हुई सिरिंजेस, मांस आदि के टुकड़े हो सकते हैं, ग्लूकोज की बोतलें, दवाइयों के पत्ते इत्यादि होते हैं। ये जो निपटान होता है ये भी बहुत गंभीर होता है, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार की चीज़ों को अलग अलग तरीके से निपटान करना और इनके जीवाणु को नष्ट करना भी बहुत आवश्यक होता है। अगला हम देखेंगे अपशिष्ट प्रबंधन के तरीके क्या हैं। इन अपशिष्टों को हम कैसे निपटा जा सकता है इनसे। सबसे पहला तरीका है दफन करना। लैंडफिल्स में कूड़े को एकदम से ढक देना या भर देना और मिट्टी से उसे दबा देना, ये भी एक पुराना तरीका है, लेकिन ये बहुत अधिक लाभकारी नहीं है। ये पर्यावरण के लिए प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अगला है दहन करना, यानी उन्हें जला देना। ये भी बहुत एक अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि इससे कई बार बहुत ही हानिकारक गैसें निकलती हैं और ये पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने लगती हैं। तीसरा तरीका है पुनर्चक्रण, यानी इन चीज़ों को दोबारा से इनका पुनर्चक्रण करके पुनः इस्तेमाल योग्य बना लेना, यह पुनर्चक्रण कहलाता है। चौथा है पुनर्परिष्करण, यानी इस्तेमाल हुई चीज़ों को परिष्कृत करके इस्तेमाल योग्य बनाना। जैसे सब्जियों आदि के छिलके या गाय का गोबर या भैंस का गोबर आदि को खाद के रूप में प्रयोग कर लेना, ये पुनः परिष्करण कहलाता है। पांचवा है परिहार, परित्याग या कटौती। ऐसी चीज़ें जो बहुत अधिक नुकसान पहुंचा रही हैं पर्यावरण को, उसके इस्तेमाल पे प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, उनको रोक दिया जाना चाहिए। आप लोग पहले अगर आप लोगों ने सुना होगा तो रेलवे में जो चाय देने वाले होते थे वो कांच के गिलासों में चाय दिया करते थे। ये जो कांच के गिलास थे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक
माने गए, इसीलिए उस समय फाइबर और प्लास्टिक के ग्लासों का चलन बढ़ गया कि उन्हें इस्तेमाल करने के बाद फेंका जा सकता है। लेकिन इसने आगे जाके एक अपशिष्ट का भंडार पैदा कर दिया जिससे निपटना सरकार के लिए मुश्किल हो गया। अब जाके कुल्हड़ों का प्रयोग किया जाता है। कुल्हड़ एक अच्छा विकल्प तो है, लेकिन इसके लिए बहुत अधिक कह सकते हैं उपजाऊ भूमि जो है वो खर्च हो जाती है, तो इसके लिए हमें विकल्प ढूंढना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा शादी पार्टियों आदि में भी इस्तेमाल होने वाले डिस्पोजेबल कप्स और प्लेटें जो होती हैं बहुत बड़े अपशिष्ट का निर्माण कर देती हैं, जिनसे विकल्प के रूप में हमें अन्य चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, चाहे वो पत्तल हो या चाहे कागज़। हमने अब तक अपशिष्ट निपटान के जितने तरीकों के बारे में पढ़ा, अगर हम उसका मोटा मोटा खाका तैयार करें तो हम इसको 3 R के रूप में जान सकते हैं। 3 R कौन कौन से? पहला है रिड्यूस, फिर रीयूज और रिसाइकिल। हिंदी में हम इसको 3 प भी कह सकते हैं, प्रयोग में कमी, पुनः प्रयोग और पुनः चक्रण। एक एक के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले रिड्यूस यानी प्रयोग में कमी लाना। वे कौन कौन से अपशिष्ट हैं जिनके प्रयोग में हम कमी ला सकते हैं? हमें पता है पर्यावरण को प्रदूषित करने का सबसे मुख्य कारक जो बनी हुई है वो पॉलीथीन है। पॉलीथीन का जितना कम से कम प्रयोग हो उतना अच्छा है। सरकार ने तो पॉलीथीन के उपयोग पर प्रतिबंध भी लगा रखा है। पॉलीथीन के स्थान पर हमारे पास और कई विकल्प मौजूद हैं। हम लोग कागज़ के थैले, कपड़े के थैले आदि भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक, फाइबर, थर्मोकोल आदि की बनी हुई वस्तुओं का भी हमें कम से कम प्रयोग करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें रिड्यूस के अंदर यानी प्रयोग में कमी के अंतर्गत आती हैं। आगे हम बढ़ेंगे रीयूज़ यानी पुनः इस्तेमाल करना, पुनः प्रयोग करना। कौन कौन सी चीज़ें हैं इनका पुनः प्रयोग कर सकते हैं? हम जानते हैं घर में फटे पुराने कपड़ों से अक्सर हम झोले बना सकते हैं उनका। अभी तो कोरोना के समय में लोग पुराने साफ़ कपड़ों से मास्क भी बना रहे हैं। प्लास्टिक की बोतलें भी हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी जिनसे सजावटी सामान भी बनाया जा सकता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जिनका हम रीयूज़ कर सकते हैं। इस समय तो सरकार प्लास्टिक से कंक्रीट बना करके सड़कों के निर्माण पर भी ध्यान दे रही है। ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम प्लास्टिक के अपशिष्ट से बचा जा सकने के लिए। अगला है रिसाइकल यानी पुनः चक्रण करना। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका पुनः चक्रण फैक्ट्रियों आदि द्वारा करके दोबारा इस्तेमाल योग्य बनाया जा सकता है, जैसे कागज़ हो गया और प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया। इन सब चीज़ों को रिसाइकल करके यानी पुनः चक्रण करके इस्तेमाल योग्य बनाया जा सकता है। तो ये सारी जो प्रयास हैं इनके द्वारा हम पर्यावरण में प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के पाठ में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना। हमने जाना कि ये पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण के तत्व क्या होते हैं, पारितंत्र क्या होता है, उसके संघटक क्या क्या होते हैं। हमने अपशिष्टों के भी बारे में जाना कि अपशिष्ट कितने प्रकार के होते हैं, ये कैसे हम पर प्रभाव डालते हैं, कैसे प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, इनसे निपटान के क्या तरीके हैं, इनके बारे में भी जाना। खाद्य जाल, आहार श्रृंखला और पोषक स्तर के बारे में भी अध्ययन किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा और अगर आप लोग घर में प्रयास करें तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले इन अपशिष्टों से बचने का जितना हो सके प्रयास करना चाहिए। जितने भी अपशिष्ट बचते हैं इनका प्रयोग खाद बनाने के लिए भी किया जा सकता है, यानी जो कार्बनिक अपशिष्ट हैं, दैनिक घरेलू अपशिष्ट हैं, इनका पुनः प्रयोग किया जा सकता है। जो अपशिष्ट जल होता है उसका निपटान के लिए जल संयंत्र भी बनाए जाते हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके प्रयास द्वारा हम इन अपशिष्टों से बचे रह सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का पाठ समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।